नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह होगा आपका विद्रोह का तीसरा लेक्चर। ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चेरो विद्रोह। पहला दो विद्रोह आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। आज जो मेरा होगा तीसरा विद्रोह वह चेरो विद्रोह। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पहाड़िया विद्रोह और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कमार विद्रोह। ठीक है ना। तो सब लोग आकर के जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए, थोड़ा सा विलंब हुआ इसके लिए खेद है। अब आपका जो क्लास है वह पहला हम लोग विद्रोह शुरू कर रहे हैं, चेरो विद्रोह। अब समझेंगे सबसे पहले इस चेरो विद्रोह के बारे में। सब लोग जुड़ जाएंगे जल्दी से। देखेंगे चेरो विद्रोह सबसे पहले होता क्या है, पहले समझेंगे इसके बारे में। चेरो विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं आप उत्तराधिकार की लड़ाई का विद्रोह हुआ था। तो उत्तराधिकार की लड़ाई का विद्रोह सर कैसे? क्योंकि पलामू के राजा का जो पद था उसी के दावेदारी के लिए ऐसा हो रहा था। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि सर उस समय जो आपका पलामू का राजा था वो कौन था? ठीक है, जैसे आपको पता है और फिर सारा बताएंगे आपको डिटेल में, चित्रजीत राय। और वहां पे अंग्रेजों ने इस चित्रजीत राय का जो आपका शासक जो राजा का पद पर बैठे हुए थे वहां पे वो अंग्रेजों का मन था कि इस गद्दी पर इस पद पर कौन बैठे? तो गोपाल राय। कौन बैठे? गोपाल राय। तो बस इसी चीज का था वहां पे। तो एक बार प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चेरो विद्रोह। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चेरो विद्रोह जो स्टार्ट होता है वह कब से और कब तक चलता है। ठीक है, ये भी समझेंगे। चेरो विद्रोह का चरण कितना था? तो चेरो विद्रोह दो चरण में होता है कंप्लीट, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, हम वो भी बताएंगे। फिर समझेंगे कि जो चेरो विद्रोह है इसी के समानांतर एक और विद्रोह हुआ था जिसको कहते हैं हम लोग भोक्ता विद्रोह। क्या कहते हैं? भोक्ता विद्रोह। वो भी हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी लेके आपको चलाएंगे। हम उसको भी बताएंगे आपको सारा डिटेल में। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो हम हेडिंग आपको दिख रहा होगा, चेरो विद्रोह। ठीक है ना। जो चेरो विद्रोह है सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल आता है कि सर चेरो विद्रोह कब से कब तक चला? ठीक है ना। तो चेरो विद्रोह जो चलता है वह इसका जो टाइम रहता है वह कब से कब तक? तो 1700 1770 से रहता है। वह कब तक रहेगा? तो 1800। ठीक है ना। 1770 से लेकर चलेगा वह 1819 तक। अब यहाँ पे बात आता है कि जो चेरो विद्रोह है इनका कितने चरण में होता है? तो चेरो विद्रोह दो चरण में। बात को समझेंगे, कॉपी पेन निकाल के सब लोग बैठेंगे और सभी चीज को नोट करते जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि चिरो विद्रोह जो हुआ वह कितने चरण में समाप्त हुआ? तो दो चरण में। अब दो चरण में जो है प्रथम चरण वह कब से कब तक यहाँ पे लिखेंगे? प्रथम चरण। और यहाँ पे लिखेंगे अब द्वितीय चरण। द्वितीय चरण। ठीक है ना। अब देखेंगे जो प्रथम चरण का जो टाइम रहता है वह कब से कब तक चला? तो ये 1770-71 में ये प्रथम चरण। और अगर द्वितीय चरण का बात करते हैं तो वह चलता है 1800 से 1819 तक। ये क्या हो गया आपका? द्वितीय चरण यानी सेकंड चरण। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि आखिर चेरो विद्रोह का कारण क्या रहा होगा। ये तो समझना सबसे बड़ी बात है और हर बच्चा को ये पता होना चाहिए कि चेरो विद्रोह का कारण क्या है। सर ये तो बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे रीजन। आखिर क्या कारण था, क्या रीजन था इस विद्रोह को होने, इस विद्रोह के पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कारण बात किया जाएगा तो यहाँ पे कारण लिखेंगे अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा पलामू की राजा
के पद की दावेदारी। और यहाँ पे अंग्रेजों ने जो पद पर जिसको समर्थन दे रहा था, जो समर्थन दे रहा था वह किसके बारे में, तो गोपाल राय। गोपाल राय का क्या कर रहा था, यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा समर्थन दे रहा था कि जो गद्दी पर बैठा जाए वह कौन बैठा जाए, तो वह बोल रहा था गोपाल राय। सब लोग लिख लीजिए, सब लिखते जाएंगे, ठीक है ना, सब लोग नोट करते जाएंगे। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर कारण जो था वो अंग्रेजों के द्वारा पलामू के राजा, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे देखे होंगे जो पलामू है, पलामू के राजा के पद की दावेदारी, ठीक है, कि दावेदारी के लिए था। अच्छा, इसी विद्रोह को कहा जाता है उत्तराधिकार का विद्रोह, ठीक है ना। ये जो चेरो विद्रोह है इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे कहते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई। उत्तराधिकार की लड़ाई, ठीक है ना, किसको कहते हैं, तो चेरो विद्रोह को। बहुत इंपॉर्टेंट, सारा फैक्ट आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आपको प्रॉब्लम को प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो उत्तराधिकार की लड़ाई। अब बात करते हैं जो चेरो विद्रोह है यह 2 चरण में समाप्त होगा, तो बात हम लोग पहले शुरू करेंगे प्रथम चरण की, ठीक है। तो आइए प्रथम चरण देखते हैं हम लोग। प्रथम चरण, और प्रथम चरण जो होता है वह 1770-71 में, 70-71 में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट किस बात का है कि प्रथम चरण में जो युद्ध होगा यहाँ पे 2 गुटों में हम इसको बांट देते हैं। कितने गुटों में, 2 गुटों में, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना, और ये हो जाएगा सेकेंड ग्रुप, यानी दूसरा गुट। अब अगर बात करते हैं कि प्रथम ग्रुप जो है यहाँ पे, तो पलामू के जो चेरो राजा थे, पलामू के चेरो राजा वह कौन थे, तो चित्रजीत राय थे। कौन थे, तो चित्रजीत राय। चित्रजीत राय एक तरफ तो ये थे, और सेकंड ग्रुप में जो थे उधर थे अंग्रेज। कौन थे, तो यहां पे थे अंग्रेज। ये आपका हो जाएगा अंग्रेज, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत, सब उतारते जाएंगे, सारी बात को क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां तक तो हम लोग बात को समझ गए। अब प्रश्न आता है कि पलामू का जो चेरो राजा है वह चित्रजीत राय है, और चित्रजीत राय का एक दीवान था, दीवान, ठीक है ना। चित्रजीत राय का जो दीवान था वो, और यहां पे लिख लेंगे अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन थे, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेंगे जैकब कैमक। अंग्रेजों की तरफ से जो थे वो थे जैकब कैमक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो जैकब कैमक, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पलामू के चेरो राजा का जो थे चित्रजीत राय, इसका दीवान कौन था, तो याद रखेंगे जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह। अब यहाँ पे दोनों गुट में क्या होता है, विद्रोह होता है। तो बात यहाँ ये आता है कि सर आखिर ये दोनों के बीच जो होता है युद्ध, ठीक है, यानी गुट 1 और गुट 2 में, गुट 1 में रहता पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय, जबकि अंग्रेजों की तरफ से रहता जैकब कैमक। इसमें जो विजय होता है वह होता है अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेजों का क्या होता है, यहाँ पे इनका विजय होता है, याद रखेंगे, इनका जीत होता है अंग्रेजों का। जब उधर विजय होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यह पराजित होगा। इनका पलामू के जो चेरो राजा था चित्रजीत राय, इनका पलामू का जो चेरो राजा चित्रजीत राय है इनका हो गया पराजित। अब जिनका समर्थन कर रहा था अंग्रेज ने, गोपाल राय का, देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जब इसने, अंग्रेजों ने इसके नेतृत्व में जैकब कैमक में युद्ध को जीता,
तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए सबसे पहले इसने क्या किया कि पलामू पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, पलामू के किले, पलामू के किले पर कब्जा, ठीक है ना। पलामू के किले पर कब्जा, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पलामू पर जो किले पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि फिर से यहाँ पे जो पलामू का नया राजा बना वह कौन बना। तो नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे जितना बता रहे हैं आपको बस इतना ही पढ़ना, विद्रोह से इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। रिजल्ट आपको लेना है, काफी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पलामू के नए राजा, नया राजा, ठीक है। कौन बन गया, तो गोपाल राय, जिनका अंग्रेजों ने समर्थन दे रहा था कि वो बनना चाहिए, तो अब उनको गद्दी पर उन्हीं को बैठा दिया, गोपाल राय, ठीक है। कौन बैठ गया, गोपाल राय। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सर गोपाल राय जो है उनका घोषणा कब हुआ, अंग्रेजों ने कब घोषणा किया। अगर डेट एग्जाम में पूछे तो दोस्त आपको वो भी याद रखना है, गोपाल राय का जो डेट है वह राजा कब बना, तो ध्यान देना है इनका जो डेट है वह 1 जुलाई 1771, 1 जुलाई 1771 को यह क्या हो गया, इनका घोषणा हो गया, ठीक है। और घोषणा जो किया वह किसने, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, जितना हम बात को बता रहे हैं उसको नोट करते जाना आपको, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सर पलामू का चेरो राजा जो था, एक तरफ अंग्रेज, और यहाँ पे दोनों के बीच जब होता है विद्रोह तो यहाँ पे विजय होता अंग्रेजों का, और पलामू का जो चेरो राजा का चित्रजीत राजा था उसका हो जाता हार। तो जैसे ही अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था वहां जैकब कैमक, होता क्या है कि जब जैकब कैमक का यहाँ पे नेतृत्व में विजय होता है, इसने सबसे पहले क्या करता, पलामू के किले पर कब्जा कर लिया, पलामू के किले पर कब्जा कर लिया। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जो बता रहे थे कि दोनों के बीच हुआ और विजय होता अंग्रेज का, और अंग्रेज ने पलामू के किले पर कब्जा कर लिया, और पलामू का नया राजा जो घोषित कर दिया वह कर दिया गोपाल राय को। और यहाँ पे घोषणा का डेट पूछे आपसे, तो 1 जुलाई 1771 में अंग्रेजों के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि पलामू के राजा अब गोपाल राय वहां पे दावेदारी बन गए, ठीक है। जबरदस्त अंदाज में आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि जस्ट इसी के चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर एक और विद्रोह हो रहा था जिसको कहते हैं हम लोग भोक्ता विद्रोह। तो आइए हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर सेकंड चरण में चलेंगे। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालना है कि भोक्ता विद्रोह। एक भी प्रश्न आपको विद्रोह से जब एमसीक्यू कराएंगे तब पता चलेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। भोक्ता विद्रोह, और इनका भी जो चरण था वो प्रथम चरण से ही था। तो प्रथम चरण कब चला था, अभी आपको बता दिए थे। इनका जो चरण था वह 1770 से 71, और जस्ट चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया ये भी विद्रोह था जिसको कहते हैं भोक्ता विद्रोह। क्या कहते हैं हम लोग, भोक्ता विद्रोह। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि चेरो विद्रोह के समानांतर कौन सा विद्रोह हुआ था, तो लिख सकते हैं आप चेरो विद्रोह के समानांतर, चेरो विद्रोह के जो समानांतर है या कौन सा विद्रोह था, तो भोक्ता विद्रोह हुआ था। अब यहाँ पे बात आता है जो भोक्ता विद्रोह है इनका नेतृत्व, इसका सहयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनका नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व किया था जयनाथ सिंह ने, जयनाथ सिंह ने। ठीक है, बात करते हैं कि इनका सहयोग जो दिया था वो किसने दिया था, तो भोक्ता और चेरो दोनों ने,
भोक्ता और चेरो ये दोनों कौन है? तो दोनों जनजाति हैं। ये दोनों ने इसका क्या किए थे? खूब सहयोग दिया था इस भोक्ता विद्रोह का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जयनाथ सिंह और अंग्रेज ये दोनों के बीच यहाँ पे जो विद्रोह चल रहा था, तो जयनाथ सिंह का हो जाता है यहाँ पे पराजय। जयनाथ सिंह का क्या हो जाएगा? जयनाथ सिंह का याद रखेंगे यहाँ पे हो जाता है पराजय। और पराजय होने के बाद ठीक है ना, ये कहाँ पे चल जाता है? सुरगुजा। कहाँ चल जाता है? पराजय के बाद ये चला जाता है कहाँ पे? सरगुजा। ठीक है ना, सरगुजा भाग के चला जाता है। और सरगुजा जो पड़ता था वो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। ठीक है ना, तो यहाँ भी जयनाथ सिंह का क्या हो जाता है? कहने का मतलब हार। और यहाँ पे अंग्रेज का विजय हो जाता है, ध्यान रखना। और जब यहाँ पे जैसे ही जयनाथ सिंह था कौन? आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे जयनाथ सिंह कौन है? तो चित्रजीत राय का दीवान था। चित्रजीत राय का दीवान था। तो प्रश्न आपको हम ये भी बता दिए, अगर कभी पूछे कि जयनाथ सिंह कौन है, तो आप बता सकते हैं कि चित्रजीत सिंह जो राय था, चित्रजीत राय का दीवान। चित्रजीत राय का क्या था? दीवान। कौन? तो जयनाथ सिंह। और जयनाथ सिंह का जब पराजय हो गया तो सरगुजा भाग के चला जाता है। कहाँ जाता है? तो भाग कर यह सरगुजा चला जाएगा। और सरगुजा पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने फिर से क्या किया? ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या किया? जो नया राजा बनाया, गोपाल राय ही हमेशा बना रहा। ठीक है ना, अंग्रेजों ने जो राजा बनाया वह किसको? तो जिसका हमेशा समर्थन कर रहे थे वो कौन था? तो गोपाल राय। कौन थे? तो गोपाल राय, जिनका हमेशा समर्थन किया अंग्रेजों ने कि पलामू के चेरो राजा का जो दावेदारी पद है वह कौन होना चाहिए? तो होना चाहिए गोपाल राय। तो ये रहा भोक्ता विद्रोह। लेकिन ये भी क्या रहा? एक तरह से कहा जा सकता है असफल, और अंग्रेजों का ही विजय होता है। यहाँ पे जो चित्रजीत राय का दीवान था जयनाथ सिंह, उसका नेतृत्व में यह भोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ। सहयोग तो दिया, चेरो जनजाति ने भी कुछ सहयोग दिया, भोक्ता जो जनजाति था उसने भी तो पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ही था। लेकिन यहाँ पे होता आखिरकार पराजित अंग्रेजों के द्वारा। बात समझ में आ गया? ठीक है ना, जब इतना सारा बात हम लोग क्लियर हो गया, प्रथम चरण, ठीक है ना, द्वितीय चरण, अब हम लोग का बचा चेरो विद्रोह का। ठीक है, तो अब हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वह चेरो विद्रोह का सेकंड चरण। अब आइए हम लोग प्रथम चरण पढ़ लिए। और प्रथम चरण के समानांतर एक आंदोलन विद्रोह हुआ था भोक्ता, इसलिए हम उसको भी कवर कर लिए ताकि आपको प्रश्न छूटे नहीं। अब चेरो विद्रोह का यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड चरण, क्या बात कर रहा मैं? सेकंड चरण। तो यहाँ से ये प्रश्न आता है कि सर कब से कब तक चला था? ये हम आपको लिखवा दिए थे। यह जो चला था वह सन 1800 से 1819। ये इनका क्या रहा? चरण रहा चेरो विद्रोह सेकंड का। चेरो विद्रोह सेकंड का। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर फिर बात करते हैं, सब लोग नोट करते जाएंगे, सारे बात को नोट करते जाएंगे कि किसके नेतृत्व में चेरो विद्रोह का सेकंड चरण स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, अगर आपसे नेतृत्व पूछे तो दोस्तों याद रखेंगे, नेतृत्व जो था वो था भूखन सिंह। भूखन सिंह, ठीक है ना, ये नेतृत्व था। फिर अगर बात करते हैं कि चेरो विद्रोह सेकंड का कारण क्या रहा होगा, सारे फैक्ट को उतारते जाएंगे, बहुत जबरदस्त अंदाजा बता रहे हैं आपको। ऐसा कंटेंट बहुत कम सेलेक्टेड चीज मिलेगा, वैसे बुक खोलिएगा तो भरमार मिलेगा, पॉइंट वाइज लिखते लिखते आप पढ़ते रहेंगे, जिंदगी भर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, एग्जाम में खूब कंफ्यूजन होगा। तो वही डाटा हम दे रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको वहां पे भिड़े और आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक है ना, बस इतना ही जानना है और कुछ आपको जानना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये कारण हम बोले तो यहाँ होता क्या था कि चेरो जनजाति के द्वारा, ठीक है ना, चेरो जनजाति के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता, लगान जो था वह लगान ज्यादा वसूला जाता था। ठीक है ना, चेरो जनजाति से, चेरो जनजाति से कर कहिए, ठीक है ना, कर या लगान ज्यादा वसूलना, ज्यादा वसूलना, ये रहा इनका चेरो विद्रोह का मुख्य कारण। ठीक है,
कब हुआ था पता चल गया, नेतृत्व किसका था वो पता चल गया, और क्या कारण रहा था सेकंड चरण स्टार्ट करने का आपको वो भी पता चल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो सेकंड चरण हुआ तो उसका भी कोई अंग्रेज ने दमन करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि विद्रोह तो हर जगह चल ही रहा था। तो फिर एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे कभी कि चेरो विद्रोह का दमनकारी या दमनकर्ता कौन था, तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। जो दमन करता है वह कौन है, कर्नल जॉन्स। कर्नल जॉन्स है। और यह कब किए तो ध्यान देना है 1802 ईस्वी में। अब 1802 ईस्वी में क्या होता है, कर्नल जॉन्स के द्वारा, कर्नल जॉन्स के द्वारा क्या होता है, जो भूखन सिंह था, ठीक है ना, भूखन सिंह, चलिए सबको समझ में आ रहा होगा, सभी लोग को समझ में आ रहा है, एक बार जरूर सब लोग थंब जो है वह प्रेस करके भेजें। जी सर समझ में आ रहा है, जल्दी से सब लोग भेजेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को, ठीक है ना, फांसी, भूखन सिंह को फांसी दे दिया जाता है। फांसी दे दिया जाता है कौन सा ईस्वी में, 1802 में। किसके द्वारा, तो यहाँ पे अंग्रेजों का जो दमन करता था कर्नल जॉन्स, कर्नल जॉन्स के द्वारा फांसी दे दी गई, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यह विद्रोह तो बैठा नहीं रहेगा, और भी क्या हो गया, अंग्रेजों ने इसको चलाने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है ना। क्या करना है कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा पुलिस बल का एक गठन कर देता है। और यह गठन कब गठन कर देता है, और यह गठन जो करता है वह सन 1809 में, सन 1809 में अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, जो पुलिस बल था, जो जमींदारी पुलिस बल है उसको गठन कर दिया। और ये कब करता है 1809 में। ठीक है ना। जमींदारी नोट कर लेंगे इससे, पुलिस बल बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी पुलिस बल, इसका पूरा नाम क्या था, जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। वह ईस्वी कब रहता है 1809 में। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कब किया जाता है 1809 ईस्वी में। ठीक है ना। अब यहां तक तो पूरा बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सारी बात को। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे चेरो विद्रोह का, ठीक है ना, यानी पलामू राजा का अंतिम जो था वह राजा कौन था। चेरो विद्रोह का सेकंड चरण भी समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड चरण भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि पलामू के जो अंतिम राजा रहते हैं वह कौन रहते हैं, तो चूड़ामन राय। जो पलामू के अंतिम राजा रहते हैं वह कौन रहते हैं, तो चूड़ामन राय। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि चूड़ामन राय ने, चूड़ामन राय जो रहते हैं अंतिम राजा, अब जो भी अंग्रेजों का टैक्स वसूलना या लगान जो वसूला जाता था, ठीक है ना, तो जो भी बकाया रह गया था सारे का मृत्यु होने के बाद जो बकाया रह गया, और अंतिम राजा बन के कौन आया, तो चूड़ामन राय। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा बोला जो भी बकाया है, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बकाया टैक्स में बकाया कर, ठीक है ना, बकाया कर नहीं देने पर, नहीं देने पर सारा जमीन को को नीलाम, सारा जमीन को, सारा जमीन को नीलाम कर दिया। ठीक है ना। क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सारा जमीन को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। क्यों, क्योंकि बकाया जो था कर उसको नहीं देने पर। और यहाँ पे अगर पूछेगा, ठीक है ना, कि यह कब किया गया यह नीलाम,
तो ध्यान देना यह नीलाम का डेट अगर सॉरी ईयर अगर पूछे तो वह सन रहता 1813 में, 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में नीलाम कर दिया। अब यहाँ पे बात आता है कि सर नीलाम किया तो जमीन खरीदा किसने, तो घनश्याम सिंह ने। किसने खरीदा, तो ये भी प्रश्न आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो नीलाम किया हुआ जमीन था सारा पलामू राजा का नीलामी जमीन आपको अपने भाषा में लिखवा रहे हैं ताकि आसानी से आपके दिमाग के भेजा में सेट हो जाए, ठीक है ना। नीलामी जमीन खरीदा, ठीक है ना, तो वह किसके द्वारा, तो लिख लेंगे घनश्याम सिंह। किसके द्वारा, घनश्याम सिंह के द्वारा। और पूछेगा कब, तो ये भी ध्यान देना 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी में। आपको यहां तक कोई डाउट, सारे बात को समझ में आ गया होगा, सारा बात तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो रहा पूरा का पूरा चेरो राजवंश यहां तक समाप्त हो गया, ठीक है ना। जो चेरो राजवंश था ये समाप्त हो गया, चेरो राजवंश समाप्त, ठीक है ना। तो चेरो राजवंश था वो क्या हो गया, समाप्त। लेकिन यहां पे क्या होगा, सन 1819 हम क्या बोले थे, सेकंड चरण 1800 से 1819 तक चला था। तो सेकंड चरण जो आपका 19 तक चला था, तो यहां पे क्या होता है कि 1819 में पुनः फिर से आंदोलन क्या होता है, खड़ा हो जाता है। और वहां पे कुछ लोग आते हैं जो नेतृत्व करते हैं, हम उसको भी लिखा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसके बाद क्या होगा, आप लिख लेंगे, क्या लिखना है कि 1817 में लिख लेंगे, 15 में तो पूरा जमीन क्या हो गया, यहाँ पे नीलाम कर दिया गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 1817 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों के द्वारा 1817 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। ये सारा बात क्लियर हो गया। तो ये जो इतना जो आपको सारा बताए हम 1817 ईस्वी में जो पुनः आरंभ होता है, ठीक है ना, पुनः जो आरंभ होता है, याद रखेंगे। और यह किसके विरुद्ध, तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होता है, पुनः आरंभ होता है। ध्यान रखना इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, लिख लेंगे। तो चैनपुर के ठाकुर रामबख्श, चैनपुर के रहते हैं ठाकुर रामबख्श, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनपुर से कौन रहते हैं, तो ठाकुर राम बख्श, और एक रहते हैं रंका के, ठीक है ना। तो ठाकुर जो राम बख्श है वह चैनपुर से है, और जो रंका से है वह शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद जो सिंह थे वह रंका से थे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। लिख लेंगे शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आपसे पूछेगा लास्ट में कि दमनकर्ता, तो दमनकर्ता में कौन थे वो भी लिख लेंगे, तो रफ सेज, ठीक है। इतना सारा बात आपको पूरा क्लियर हो गया, सारे बात समझ में आ रहा होगा। जितना भी हम पॉइंट नोट किए हैं सारा आपके कॉपी में होना चाहिए, सारा आपके कॉपी में होना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है ना। ये कई बार पूछा हुआ है। तो ये जो रहा पूरा चेरो विद्रोह का कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे अंततः क्या होता है, अंततः 1819 में अंग्रेजों ने पलामू राजा के पद पर अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। ये रहा पूरा आपका चेरो विद्रोह। एक बार सब लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग चेरो विद्रोह कहां से प्रारंभ किए थे और कहां से हम लोग जाके अंत जाके हुआ है। कितना जबरदस्त आपको पूरा हम लेक्चर दिए हैं चेरो विद्रोह के बारे में,
मजा आ गया होगा सेशन को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो सब लोग खुश हो जाएंगे और कमेंट करके पास कर देंगे एक बार जरूर से, ठीक है ना। क्लास जो चेरो विद्रोह भी खत्म हो चुका है, अभी अगला और विद्रोह भी चलेगा, ठीक है ना। देखिए चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह 2 चरण में समाप्त हुआ। पहला चरण में यह 1770 से 71, दूसरा चरण 1800 से 1819। कारण अंग्रेजों के द्वारा पलामू के राजा के पद की दावेदारी, और इसी को कहते हैं उत्तराधिकार की लड़ाई। क्योंकि अच्छा अगर प्रश्न पूछे कि सर उत्तराधिकार की लड़ाई से क्यों कहते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि पलामू के राजा के पद के दावेदारी के लिए यहाँ पे विद्रोह हो रहा था, इसीलिए इसको कहा गया उत्तराधिकार की लड़ाई। बात क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर आपको हम प्रथम चरण पूरा पढ़ाएं डिटेल में, सारे फैक्ट दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिएगा सारा बात को यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए इधर सारे पॉइंट को कितना पढ़ा दिए हैं। अब देखिएगा प्रथम चरण के समानांतर एक भोक्ता विद्रोह भी होता है, इसका भी पूरा डिटेल आपको बताएं जहां से प्रश्न आ सकता है। फिर देखिए चेरो विद्रोह का सेकंड चरण यहाँ बताएं पूरा आपको, ये भी पूरा डिटेल में। फिर देखिए पलामू का अंतिम राजा कौन थे, उससे क्या कारण था वो बताएं। इसके बाद देखिए नीलाम जमीन किसने खरीदा, ठीक है ना। फिर देखिए पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ और यहाँ से नेतृत्व किसने किया, तो यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ आपका कौन सा विद्रोह, चेरो विद्रोह समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग जो अगला हम लोग आज पढ़ेंगे वह पढ़ते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह क्या है अब इसको समझेंगे बिल्कुल आसान तरीका से, जबरदस्त अंदाज में पीडीएफ मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, आप परेशान न हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि पहाड़िया विद्रोह स्टार्ट कब होता है, प्रारंभ कब होता है और इनका मुख्य कारण क्या रहता है। तो याद रखेंगे यह एक्चुअली संथाल परगना में जो पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध यह होता है विद्रोह, ठीक है ना। और यह जो होता है प्रारंभ यह 1700 यहाँ पे देखेंगे 72 से लेकर के 82 तक, 1772 से 82 तक होता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो पूरा का पूरा जो चलता है वह कितने वर्ष तक, ये भी 10 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक चलता है। सब लोग एक बार सेशन को क्या कर देंगे, सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे। चलिए अब हम लोग पूरा पढ़ते हैं डिटेल में पहाड़िया विद्रोह को। पहाड़िया जनजाति की 3 उपजाति है, कितने उपजाति है, 3। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कौन सा है, तो माल पहाड़िया, दूसरा कौन सा दिख रहा होगा, सूर्या पहाड़िया, और तीसरा कौन है, कुमार भाग पहाड़िया। कुमार भाग पहाड़िया, ये 3 विद्रोह है। फिर देखेंगे अब हम लोग एक एक पॉइंट को सारा समझते जाएंगे। यहाँ पे जो सूर्या पहाड़िया है, सूर्या पहाड़िया यह मुख्यतः राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। बात समझे ना कि पहाड़िया विद्रोह का 3 जनजाति है, ठीक है। वह कौन कौन सा उपजातियां हैं, एक माल पहाड़िया, एक सूर्या और एक कुमार भागा। तो प्रश्न आता है कि सूर्या जो पहाड़िया है यह कहाँ निवास करता है, प्रश्न पूछेगा तो आप बोलेंगे सर राजमहल में, गोड्डा में और पाकुड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पे। फिर आइए जो पहाड़िया विद्रोह है इसका कितना चरण में हुआ पूरा विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह का टोटल 4 चरण में होता है। कितने चरण में, 4। चेरो विद्रोह कितने चरण में, 2 चरण में, हम बता दिए। तो पहाड़िया जो विद्रोह हुआ है वह टोटल 4 चरण में हुआ है। कब कब हुआ है तो देख लीजिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1772 में पहला, 1778 में दूसरा, 1779 में तीसरा और चौथा जो है वह 81-82 में घटित हुआ था। तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के कारण क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि पहला चरण का जो है, दूसरा चरण का, तीसरा, चारों चरण का एक ही मुख्य मुद्दा नहीं था। इसमें हर जो विद्रोह हुआ है तो चारों चरण का अलग अलग समस्याएं खड़ा था पहाड़िया विद्रोह के सामने, पहाड़िया जनजाति के सामने। इसी वजह से यह जो होता विद्रोह याद रखेंगे 4 चरण में खत्म होता है। आपको सारा बात बताएंगे, पहला चरण में कोई किसके नेतृत्व में हुआ, दूसरा किसके नेतृत्व में हुआ, चौथा किसके नेतृत्व में हुआ, सारा बात बताएंगे। आप निश्चिंत होकर पढ़िए। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि हम जो आपको पे किए हैं 99 रुपीज जो आप दिए हैं वह कितना यूजफुल साबित होने वाला है, आपको पता चल गया होगा। आज चौथा क्लास है मेरा, उसी में से कितना कंटेंट दे रहे हैं और कितना हर चीज आपको बता रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं
प्रथम चरण से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और प्रथम चरण क्या कहता है पहाड़िया विद्रोह में, तो देखेंगे 1772 ईस्वी में देखिए प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था। यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की निरशंस, निरशंस मतलब क्या होता है, समाप्त, खत्म, बर्बाद एवं विश्वासघाती हत्या शान मनसबदारों ने कर दी। जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में, देखिए हम जितना भी आपको फैक्ट बता रहे हैं सर्किल कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदार के अधीन थे। अच्छा, मनसबदार क्या होता है, तो मनसबदार का मतलब होता है ओहदा या पद, ओहदा या पद कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पोस्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट, ठीक है ना, वो होता है। अब बात करते हैं मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट आइए, विद्रोह के इस चरण का नेतृत्व जो करा था वो रमना आहरी। तो प्रश्न पूछेगा कि प्रथम जो चरण का विद्रोह हुआ, प्रथम चरण का जो विद्रोह हुआ वह कब होता है, तो 1772 में ये प्रथम चरण का विद्रोह हुआ। फिर पूछेगा कि इनका जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ध्यान देना वो था रमना आहरी, रमना आहरी। तो यहां से प्रश्न खूब पूछता एग्जाम में। और यहाँ पे जो विद्रोह हुआ वह किस क्षेत्र में निवास करता था, तो याद रखेंगे ये राजमहल वाले क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में निवास करता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना बात बता रहे हैं आपको बस माइंड में सेट रखना है, नोट करते जाना है। रमना आहरी 1772 में प्रथम चरण हुआ, इन्हीं के अंत हुआ। समस्या क्या था, मनसबदारों के संबंधित था। बात क्लियर हो गया, मनसबदारों से संबंधित था यहाँ पे इनका मुख्य समस्या। ठीक है, आगे आते हैं, अगले देखते हैं हम लोग। अब देखिए सेकंड चरण 1778 में, हम इसके बारे में देखते हैं सेकंड चरण, ठीक है ना। तो सेकंड चरण जो 1778 ईस्वी में है, यह आंदोलन जगन्नाथ देव, देखिए जो सेकंड चरण है वह जगन्नाथ देव के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। जगन्नाथ देव ने, ठीक है, पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त नगदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में क्या थे, ये हुआ सेकेंड वाला आंदोलन। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा क्या किया, कुछ नगद राशि देने लगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेजी सरकार था जिनका नाम है क्लीवलैंड, अंग्रेजी सरकार कौन थे, क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए, ठीक है, अपने यानी कब्जे में रखने के लिए उसको क्या करने लगा कि कुछ नगद भुगतान देने करने लगा, नगद राशि देने के लिए घोषणा कर दिया। जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसा उसने नगद राशि देने का भुगतान करने लगा। अब होता क्या है, इसके आवेश में इन लोग समझ गया, ठीक है ना, कि नहीं अंग्रेजों ने हम लोगों को लुभा रहा है, कुछ नगद दे करके हमें उनके जाल में नहीं फंसना है, हमें विद्रोह करना है तो करना है, ठीक है। ये सेकंड चरण का बात रहा मुद्दा। कौन थे इसमें नेतृत्व करता, तो जगन्नाथ देव। कब हुआ था सेकंड चरण, तो 1778 में। पहला चरण 1772 में। कौन था उसका, रमना आहरी। आइए आगे, अब बात करते हैं कि 1779 में होता इस विद्रोह का तीसरा चरण। इसका पहाड़िया विद्रोह चल रहा अभी। 1779 में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। 1781-82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी, अच्छा तीसरा चरण आपको वैसा कुछ नहीं रहा इंपॉर्टेंट, स्टार्ट हुआ सिर्फ समाप्त हो गया। लेकिन चौथा जो आपका चरण स्टार्ट होता है 81-82 में, यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। गुड। अब बात करते हैं यहाँ का विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया, ठीक है ना। जो चौथा विद्रोह था यह किसके नेतृत्व में, तो महेश्वरी की रानी, महेश्वरी रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में चौथा चरण स्टार्ट हुआ पहाड़िया विद्रोह। कारण क्या था, कारण पूछेगा तो दामिनी कोह के विरोध में। अब प्रश्न आता ये कि सर दामिनी कोह क्या होता है, तो दामिनी जो कोह होता है, यह जो जमीन होता है ना, वह जमीन को सरकारी जमीन में बदलना, ठीक है ना, सरकारी जमीन में बदलना, इसको कहते हैं दामिनी कोह। क्लियर हो गया वो कंसेप्ट।
आगे बात करते हैं, ठीक है ना। 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया। क्या दिया गया? आश्रय दिया गया। आश्रय मतलब रहने का जगह। और 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन ए कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। हम आपको बताए थे कि दामिन ए कोह मुख्य कारण था जो चौथा चरण पहाड़िया विद्रोह का हुआ। किसके नेतृत्व में? तो रानी सर्वश्री के नेतृत्व में हुआ था ये, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो हम लोग आज जो है पहाड़िया विद्रोह तक ही रखते हैं, और आज जो हम लोग पढ़े चेरो विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह रखते हैं। कल जो हम लोग का क्लास होगा वो फिर से अपना जो जनजाति का विद्रोह सारा टॉपिक आपको पहला क्लास में सेशन बता दिए हैं। तो अगले जो कल होगा वह नेक्स्ट विद्रोह हम लेके आएंगे। आज जो हम लोग यही करते हैं, टाइम हो गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पढ़े वह चेरो और पहाड़िया कंप्लीट बता दिए। पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान ना हो। कल फिर हम लोग मिलते हैं सब लोग 8 बजे। टाइम ध्यान रखना है। जो जीके नहीं परचेज किए हैं वो भी परचेज कर लें, क्योंकि अपने दोस्तों को भी बोल देना है परचेज कर रहे हैं। जबरदस्त अंदाज में देखिए कंटेंट दे रहे हैं आपको। एग्जाम क्रैक बिल्कुल होगा, नहीं होगा फिर आप बोलेंगे। जितना बता रहे हैं वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो जरूर से अपने दोस्तों को भी खरीदवाएं और जल्दी से ले लेंगे ताकि बैच आगे निकल नहीं पाए। अभी चौथा क्लास आज हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके, सभी को गुड नाइट।